हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आवर्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 1 हम लोग बाद में लेंगे। लास्ट ईयर इस चैप्टर को हटा दिया गया था, बट इस साल फिर से सीबीएसई के सिलेबस में आपको चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड आपको नजर आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग, पहला टॉपिक होगा। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। देन आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड देखेंगे। हेनरीज लॉ देखेंगे, उसके लिमिटेशंस एंड उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग लेते हैं। पहला है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सो ये आप लोगों ने बेसिक चीज़ें छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है आपका? जिसमें जो भी कंपोनेंट हो वो सेम फेज में हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी आपके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है वो सेम फेज में है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट फेज में होते हैं, फेज यानी स्टेट। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर में सेम फेज में होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ रखा होगा, बाइनरी डिजिट्स, जब 0 और 1 को यूज करते हैं हम लोग तो उसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जब सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्यूट किसे कहते हैं? सो सॉल्वेंट जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट और कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्विंग। आपके सोल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बुलाते हैं, या फिर जिसके अंदर आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसे हम लोग सॉल्वेंट बुलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट टू बी डिसॉल्व। जिस कंपोनेंट को हमें डिसॉल्व करना है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक गिलास हम लोगों ने पानी लिया है, ठीक है, इसमें वाटर है और इसमें आप लोग 1 स्पून शुगर या फिर सॉल्ट डाल रहे हो तो ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा? आपका वाटर प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सॉल्वेंट बुला रहे हैं। या फिर ये क्या कर रहा है? शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? सॉल्वेंट बुला रहे हैं। और जो सॉल्यूट है यानी जो शुगर और सॉल्ट आप लोग इसमें मिला रहे हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, गैशियस सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या लिक्विड सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या फिर सॉलिड सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। पहला है आपका गैशियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम लोग गैशियस सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है? गैस है। और जो सॉल्यूट है वो आपका गैस है या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है। तो सिर्फ सॉल्यूट में वेरिएशन है, सॉल्वेंट आपका सेम है, इसीलिए से गैसियस सॉल्यूशन बोला गया है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। गैस डिसॉल्व इन अ गैस, यानी जहां पे सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो एक तरह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ सॉल्यूट यूज हो रहा है और नाइट्रोजन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है आपका लिक्विड डिसॉल्व इन अ गैस, जब आपका लिक्विड गैस में डिसॉल्व हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? आपका लिक्विड गैस में डिसॉल्व है, यानी क्लोरोफॉर्म जो है वो आपका लिक्विड है मिक्स विद अ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फॉर्म में, और जब इसको नाइट्रोजन गैस में मिला देंगे तो नाइट्रोजन गैस एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है और क्लोरोफॉर्म यहाँ पे आपका लिक्विड है। थर्ड एग्जांपल है आपका सॉलिड इन अ गैस। सॉलिड को जब गैस में डिसॉल्व करेंगे या फिर सॉलिड आपका एज अ सॉल्यूट और गैस एज अ आपका सॉल्वेंट यूज होगा। कैम्फर क्या होता है? कपूर होता है। तो कपूर जो होता है वो आपका सॉलिड होता है। तो जब इसको नाइट्रोजन गैस में आप लोग डालोगे या फिर उसमें डिसॉल्व करेंगे तो दैट इज योर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन अ गैस। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल्स हैं? सो सॉल्वेंट इसमें क्या होता है? लिक्विड ही होता है, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो आपका डिफरेंट होता है, या तो गैस होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड।
ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर में कैसे डिजॉल्व है? तो जैसे कि आप लोग को पता है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू ही पूरा होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है और उसी को यूज़ करके वो अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड का। सेकंड का हम लोग देखते हैं लिक्विड इन अ लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं वो क्या करते हैं, आपका इथेनॉल वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट वाटर का लेते हैं, कोई कोई नहीं भी लेता होगा, वो इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ करता होगा, बट मैक्सिमम अमाउंट आपका वाटर का होता है और उसके अंदर आप लोग इथेनॉल यूज़ करते हैं। आप लोग नहीं, जो भी करता होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड। अब ग्लूकोज वाटर, गर्मी का सीजन चल रहा है, ग्लूकोज वाटर मैक्सिमम लोग पीते हैं, तो पानी के अंदर ग्लूकोज डालते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, लिक्विड सोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन का। तो इसमें जो सॉलिड सोल्यूशन है तो यानी सॉल्वेंट जो है वो आपका सॉलिड ही है और सॉल्यूट आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। गैस इन अ सॉलिड, गैस सॉलिड के अंदर, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये एग्जांपल आप लोगों ने 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स करके, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन जब चला जाता है, हाइड्रोजन जब रहता है तो उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। तो एग्जांपल है आपका जब पैलेडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लिक्विड इन अ सॉलिड, जब लिक्विड किस में डिजॉल्व हो, सॉलिड में। अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम, अब मर्करी क्या होता है, लिक्विड होता है और सोडियम आपका सॉलिड होता है। तो जब अमलगम बनाते हैं मर्करी का सोडियम में तो उसको हम लोग सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन अ सॉलिड का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इसका आपका सॉलिड इन अ सॉलिड, जैसे कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, जिसमें सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड हो। तो ये आपका अलॉय का एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब कॉपर को हम लोग गोल्ड में डिजॉल्व करते हैं, जो कॉपर गोल्ड आपका प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है, 24 कैरेट का नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला के उसको थोड़ा प्योर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो उतने सॉफ्ट को हम लोग मोल्ड करके आपके लिए ज्वेलरीज नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए उसमें दूसरा मटेरियल कुछ मिलाना पड़ता है। तो वो एलॉय का एग्जाम्पल आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग किस किस तरीके से देख सकते हैं, तो अलग अलग है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन का कंसंट्रेशन नापते हैं। तो पहला है मास परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज, मास के बेसिस पे कैसे निकालते हैं। सपोज ए आपका सॉल्यूट है, ठीक है, दिस वन इज सॉल्यूट, और ये आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्वेंट है। तो इस बेसिस पे मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर ए का मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो ये आपका मास परसेंट आ जाएगा सॉल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज ये आपका सॉल्यूट का, सपोज कर लीजिए ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ए निकालना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए यानी सॉल्यूट का आ जाएगा। सॉल्वेंट का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो आपका ये वॉल्यूम परसेंटेज फॉर सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ये यूज़ किसके लिए करते हैं, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जब भी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में आप लोगों ने सुन रखा होगा, टीवी में सुना होगा कि इतने पार्ट्स पर मिलियन हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है अमाउंट ऑफ SO2 अपॉन टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इंटू 10⁻⁶। तो इससे आप लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो थोड़ा मोलैरिटी, मोलैलिटी ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपका टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, चेंज करता है, तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका मोलैरिटी भी चेंज हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर ml में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो उसको हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे, वहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, ये वेरिएशन है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है क्योंकि मास आपका टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में आप लोग ज़्यादा भारी हो गए और ठंडियों में आप लोग हल्के हो जाओगे, नहीं। ठीक है, सो इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। अब अगेन ये अगर ग्राम में दे रखा है तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट क्या है, मोल पर केजी, कभी कभी स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो 4 ग्राम NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 40, और कितने में कैलकुलेट करना है, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट दे रखा है, सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट दे रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे 200 ग्राम पुट कर देंगे। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, यानी 1000 ग्राम में, तो इसलिए इसको ऊपर में यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आ रहा है वो आपका 0.5 मोल पर केजी आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स किसी एक कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का। ठीक है, यूनिट लेस होता है क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो कट जाएंगे, तो इसीलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है ये। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। ए आपका सॉल्यूट मान लीजिए, बी आपका सॉल्वेंट मान लीजिए। तो अगर सॉल्यूट को आपका नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो Na अपॉन Na प्लस NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करके दिया हुआ है। ये एक क्वांटिटी आप लोग को याद करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B विल इक्वल्स टू 1, दिस वन। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है और उसका जो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी बुलाते हैं। हम ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है तो और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, तो मॉलिक्यूल आपका वट एवर द गिवन वेट इज देयर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे मोलैरिटी में हम लोग क्या कर रहे थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो एसिड का कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया जा सकता है। अब HCl है तो HCl में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, तो 1 है। H3PO4 में कितने रिप्लेसेबल हैं, तो 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है। H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हैं, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। तो इनका अगर इन एसिड्स का हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, HCl का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट करके हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे।
इसी तरह देखिए बेसिस का भी है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब KOH में कितना है, 1 है, KOH में कितना है, 1 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, 3 है। तो अगर KOH का निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 3 निकल जाएगा। इसी तरह अगर सॉल्ट का निकालना हो तो सॉल्ट में कैसे निकालते हैं, NaCl है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है, कटायन, जैसे यहाँ पे Na है तो इस पे चार्ज कितना है, +1 है। MgCl2 पे कितना होगा, +2 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, तो NaCl पे 1 था तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय 1। मैग्नीशियम क्लोराइड पे आपका 2 है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और उससे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना, कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हम लोग कितना मैक्सिमम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगर एक ग्लास में ले लिया हम लोगों ने पानी, ठीक है, पानी एक ग्लास ले लिया हम लोगों ने, अब उसमें हम लोग 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं या 2 चम्मच डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बुलाएंगे, ठीक है। सपोज अगर रूम टेम्परेचर पे हम लोग सिर्फ 2 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बुलाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको उस वक्त की सॉल्युबिलिटी बुलाएंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो उसके लिए 2-3 टर्म्स हैं वो देखने पड़ेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन कंडीशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप लोग और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बुलाते हैं, ठीक है। अगर 1 गिलास पानी लिया आपने, उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाला, वो डिसॉल्व हो गया, फिर आपने उसमें 1 और चम्मच शुगर डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब आपने उसमें तीसरा चम्मच शुगर डाला वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। यानी उसमें आप और अमाउंट ऑफ शुगर आप लोग ऐड नहीं कर सकते हो, तो उस सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं, जब हम लोगों ने उसमें 1 चम्मच शुगर डाला था, फिर हम लोगों ने उसमें दूसरा चम्मच ऑफ शुगर डाला, इसका मतलब उसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं अभी, तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड यानी उसमें और ऐड कर सकते हो, सैचुरेटेड यानी उसमें और ऐड नहीं कर सकते हो। ऐड करना मतलब डिसॉल्व होना है, यहाँ पे डालने के लिए तो आप लोग 4-5 चम्मच भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है वो डिसॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड का दे रखा है, कंटेन्स लेस सॉल्यूट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम देन डज इट करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम अमाउंट में उसमें सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब 2 और टर्म है यहाँ पे, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया तो उसमें डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, फिर थोड़ा सा और ऐड किया, डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपका ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जितना आप लोग का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होकर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही सॉल्यूशन आपका वापस से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में टूटता है। तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन को या फॉरवर्ड प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कह रहे हैं और बैकवर्ड प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 नए टर्म्स हैं आपके, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पे, तो ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल होता है। अब ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या होता है आप लोगों ने
11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, कोई सिस्टम आपका a+b करके दे रखा है और ये आपको यहाँ पे ab दिया हुआ है, तो कोई सिस्टम अगर आपका इक्विलिब्रियम पे है और आपने यहाँ पे कोई सा भी वेरिएशन किया है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर, तो ये सिस्टम अपने आप को हमेशा इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करके रखना चाहेगा। अब उसके लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़े या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़े वो डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आपने वहाँ पे चेंजेस किए हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। जैसे कि आप लोग अभी पूरा रेस्ट के मूड में हो, अब गवर्नमेंट कितने भी चेंजेस कर ले आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग रेस्ट के मूड में ही होंगे। नए नए तरीके जुगाड़ लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हाउ टू स्केप द ऑनलाइन क्लासेस। पहले क्लासेस बंक मार लिया करते थे, अब ऑडियो वीडियो ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से नए नए तरीके, तो सिस्टम हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल भी यही है, कुछ भी चेंजेस कर लो हम इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे हम लोग इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे आपको अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सोथर्मिक जहाँ पे टेम्परेचर रिलीज होता है, और एंडो में क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर आपका चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी डिसोल्यूशन होगा। वहीं अगर आपका एक्सोथर्मिक हुआ तो जो डिसोल्यूशन होगा वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड का लिक्विड में। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, है ना। तो इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर वेरिएशन का। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो प्रेशर आप लोग बढ़ाओ या कम करो, उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका इफेक्ट गैसेस में पड़ेगा, तो वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अभी जो जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब पहले हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, अब हम लोग गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कैसे? सपोज ये कंटेनर आप लोगों ने ले रखा है, इसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर कुछ गैस डिसॉल्व है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑलरेडी जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी तरह वो इसके अंदर डिसॉल्व हो गए। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, वो स्केप करके, वो सरफेस को स्केप करके भागना चाहेंगे। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी यानी लिक्विड के अंदर उनका सॉल्युबिलिटी जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी आपका कम हो जाएगा, वही अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हेनरीज लॉ। ये प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसके लिए लॉ दिया है हेनरी ने। क्या है लॉ ये, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब आपका कोई सा भी गैस लिक्विड में कितना सॉल्युबल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, कितना वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, अबव द लिक्विड। अगर वहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, यानी इसके ऊपर में क्या है, वेपर फेज है और अंदर में आपका डिसॉल्व है, सॉल्युबल है, तो कितना पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो ये एक इक्वेशन दे रखा है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। एक्स जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन है, पी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज है। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज के एच। के एच क्या है आपका, हेनरीज लॉ
कांस्टेंट है। तो ये आपका इक्वेशन है हेनरीज लॉ का, ठीक है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। अब एक ग्राफ प्लॉट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव इक्वेशन फॉर HCl। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl दे रखा है इन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एज अ सॉल्वेंट है, और यहाँ पे प्रेशर दे रखा है। तो जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसका जो स्लोप है वो आपको KH की वैल्यू देगा, ठीक है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट डाउन करने वाली, कि अभी जो ऊपर में हम लोगों ने इक्वेशन देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, KH इंटू एक्स के बराबर होता है। सो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, यानी ये प्रेशर क्या है आपका फिक्स्ड है, जितना ज़्यादा KH का वैल्यू होगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन या फिर गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। जितना ज़्यादा KH का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, और अगर KH का वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर गिवन प्रेशर पे। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या लिमिटेशंस है, कब हेनरीज लॉ आपका वैलिड होता है, तो व्हेन प्रेशर इज लो, प्रेशर आपका लो रहना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस आपका बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, तब आपका हेनरीज लॉ वैलिड है। और लास्ट है आपका द गैस नाइदर रिएक्ट विथ सॉल्वेंट नॉट डिसोसिएट और नॉर एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, ना तो डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो और ना ही सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन शो करे गैस, तब जाके आपका हेनरीज लॉ है वो वैलिड है। ओके, द लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ, इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो पहला है आपका इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस। कार्बोनेटेड बीवरेजेस यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, जिसके अंदर आप लोग का डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होता है। आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हो तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू होते हैं, तो वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। सो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में बॉटल को हाई प्रेशर के अंदर सील करते हैं। तो जब आप उसका कैप रिमूव करते हो तो आप लोग क्या करते हो, प्रेशर को रिलीज करते हो, प्रेशर को कम करते हो। तो जब प्रेशर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो वो बबल्स के फॉर्म में आपका ऊपर के साइड में आने लगता है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया आपका। दूसरा है इन डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग। तो डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो गैसेस वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ कंप्रेस्ड एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। वो आपका जो एयर होता है वो प्योर वाला लेके नहीं जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट गैसेस के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे वो डीप डाउन द सी जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अगर स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो बबल्स के फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में घूमना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन होती है बेंच जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। कैपिलरीज में अगर आपकी ब्लड कैपिलरीज में वो जो डिजॉल्व आपके गैसेस होता है वो बबल्स के फॉर्म में जाएगा तो वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और डेंजरस होता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो गैसेस होते हैं, जो एयर होता है, वो इस प्रपोर्शन में लेके जाते हैं स्कूबा डाइवर्स इन द सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है, सो एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड्स पे यानी जैसे जैसे आपका
एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, पहाड़ों पे आप जाते जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे आप लोग समुद्र के अंदर जाते जाओगे तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है डाउन द सी आपका, ठीक है। और जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से आपका कम होता है पार्शियल प्रेशर। रिजल्ट इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम जाएगा। तो जब ब्लड में आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा ब्लड में, तो टिश्यू तक कम मात्रा में आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा, ड्यू टू विच क्लाइंबर्स बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपरली। जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बहुत वीक फील करते हैं। जब ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, टिश्यूज को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, और अपना काम नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं, उनको वीक फील होता है और वो अच्छी तरह से उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि फिर ब्रेन तक भी आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसी कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।